श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री सौरभ तिवारी, जो कि निदेशक एवं प्रमुख हैं भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा कार्यालय। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो किस तरह से कार्य करता है, उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं और जो हमारे मानक हैं, हमारी जो गुणवत्ता है, उनका प्रमाणीकरण है वो किस तरह से किया जाता है, और अगर मानकों में कुछ कमी है तो किस तरह से एक आम उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसका निवारण किस तरह से किया जाता है। तो सौरभ तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सौरभ तिवारी जी, सबसे पहले हमारे श्रोता आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई और किन उद्देश्यों को लेकर हुई। सबसे पहले मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। और जो आपने प्रश्न किया वो बहुत ही आज के समय में प्रासंगिक है कि कोई भी संस्था अगर आज वो किसी कार्य में संलिप्त है तो उसका उत्सर्जन कैसे हुआ, कैसे वो स्थापित हुई। भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसी समय इसकी नींव रख दी गई थी। परंतु आप जैसे समझते हैं कि जब तक कि कोई भी व्यवस्था संवैधानिक दायरे में ना आए तब तक उसकी जो अहमियत या उपयोगिता है लोग समझ नहीं पाते। तो 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम जारी हुआ और 1987 में ये संस्था एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ढल गई। उसके बाद से आज तक हम निरंतर कार्य कर रहे हैं मानकीकरण के क्षेत्र में, प्रमाणीकरण के क्षेत्र में। और सन 2016 में इसका जो अधिनियम है उसको दोबारा से रिवाइज किया गया। अब जो भारतीय मानक ब्यूरो जो पावर्स लेता है, जो अलग अलग गतिविधियां करता है, वो सब आपको 2016 का जो अधिनियम व्यास एक्ट है उसमें आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे कि ये मानक क्या होते हैं। देखिए, मानक तो अगर हम अपने निजी जीवन में भी देखें तो हम मानकों से घिरे हुए हैं। उदाहरण के लिए एक साधारण सी बात मैं करूंगा कि जब हम देखते हैं सूरज उगता है और सूरज अस्त होता है, उसका भी एक समय निर्धारित है। आपने सुना ही होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये भी एक मानक है। किसी समय सीमा पर किसी चीज को कई लोगों के समूह द्वारा जब सहमति जारी की जाती है कि उसको कैसे किया जाए, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो कि सब लोग उसमें एक कंसेंसस के साथ करना चाहते हैं, वही मानक बन जाता है। तो आज के टाइम में जो मुख्य काम भारतीय मानक ब्यूरो कर रहा है वो ये है कि हर क्षेत्र में जो भी उत्पाद हैं, जो भी सेवाएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए हम निरंतर मानकों को बना रहे हैं और प्रयासरत हैं कि उनका अनुपालन भी उसके साथ साथ हो। आपने बताया कि इसकी नींव 1947 में रख दी गई और फिर 1986 में और अब 2016 में संशोधन के साथ ये अधिनियम हमारे सामने है। तो हम जानना चाहेंगे कि आज के संदर्भ में इनकी क्या प्रासंगिकता है। देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा था कि मानक हमारे जीवन में हर क्षेत्र में निहित है। तो अगर हम प्रासंगिकता की बात करें तो आज कोई भी उपभोक्ता वस्तु का जब आप उपभोग करते हैं और किसी तरह के आपके साथ किसी तरीके का धोखा होता है या चीटिंग होती है तो एक आम उपभोक्ता के मन में क्या आता है? वो यही आता है कि भाई इस मेरी जो समस्या है इसका निवारण कैसे हो, और क्या मैंने जो वस्तु खरीदी वो किसी मानक पर आधारित थी। तो आप अपने आम जीवन में देखें, चाहे मोबाइल फ़ोन से लेके खाने वाले खाद्य वस्तुएं तक देखें, अगर उनमें हम मानकों के बारे में बात करें तो किस तरह की वस्तु हमें हानि नहीं पहुंचाएगी, किस तरह की वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए अच्छी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, हमारे निजी जीवन में सहज भाव में हम उसका उपभोग कर सकें, ये सारी चीज़ें मानकों में निहित होती हैं। तो मानक की प्रासंगिकता तो वहीं से समझ में आ जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो कोशिश कर रहा है, निरंतर प्रयास कर रहा है कि जितने भी आम उपभोक्ता वस्तुएं हैं उन सब के हम मानक निर्धारित करें, जिससे कि हमारा जो आम उपभोक्ता है वो ये संतुष्ट महसूस करे, उसको ये इस बात का अभाव ना लगे कि बाजार से उसने कोई वस्तु खरीदी और उसका कोई मानक ना हो। तो जो वस्तु वो खरीद रहा है उसे मानकों पर खरा उतरना चाहिए। तिवारी जी, ये बताएं कि मानक विकसित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। देखिए, आम भाषा में तो मानक एक साधारण सा शब्द लगेगा, लेकिन वाकई में मानक जैसे आपने कहा बनाना एक बहुत ही एग्जॉस्टिव कह सकते हैं, बहुत गंभीर प्रयासों के साथ की गई कार्यवाही है। हमारे भारतीय मानक ब्यूरो में जो हमारा संगठन है उसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। वहाँ पर हमारे हर विषय से संबंधित, अब जैसे अगर हम बात देखें यांत्रिकी है या विद्युत है या खाद्य है, अलग अलग क्षेत्रों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फूड, एरो साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर एक क्षेत्र से संबंधित हमारे वहाँ पर विभाग हैं और उन विभागों में विभिन्न तरह की कमेटियाँ हैं, सेक्शनल कमेटीज उनको हम कहते हैं।
उन समितियों की समय समय पर बैठकें होती हैं और इन समितियों में ऐसा है कि जब भी कोई मानक बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमारे कंसेंसस पर आधारित होता है, आम सहमति पर आधारित होता है, तो उसमें हम ये हमेशा चाहते हैं कि मानक का जो भी उपयोग कर रहा है, चाहे वो एक वैज्ञानिक हो, चाहे वो आपका एक आम उपभोक्ता हो, चाहे एक मैन्युफैक्चरर हो जो कि उस उत्पाद को बना रहा है या सेवाओं को दे रहा है, वो सब लोग बैठें, आपस में एक किसी विषय पर सहमति कायम करें और उस सहमति के अनुरूप फिर उस मानक के रूप में हम उस दस्तावेज को बनाते हैं। तो जो आपका भारतीय मानक ब्यूरो है, गुणवत्ता का प्रमाणीकरण किस तरह से करता है, क्या कदम आप उठाते हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो का जो अधिनियम है 2016 का, इसके अनुपालन के लिए जो हमारे एक्ट में जो भी प्रावधान दिए हैं, इसी के साथ साथ भारतीय मानक ब्यूरो का कन्फॉर्मिटी असेसमेंट रेगुलेशन भी है, 2018 में ये जारी हुआ था। इस रेगुलेशन में विभिन्न तरह की कन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम्स के बारे में जिक्र किया गया है। आम जनता, आप सभी उपभोक्ता जो हैं, जो हमारे श्रोता यहाँ सुन रहे हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि ISI मार्क बहुत प्रचलित है। तो ISI मार्क एक स्कीम है, बट इसी तरीके की ये विभिन्न स्कीम भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित कर रहा है, जिसमें कि ISI के अलावा गोल्ड ज्वेलरी पे अगर आप देखें तो हॉलमार्किंग है। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं उन पे हमारा एक रजिस्ट्रेशन मार्क होता है, R मार्क जिसको हम कहते हैं, वो पंजीकरण स्कीम में आता है। इसी के अलावा हमारा एक कंफॉर्मिटी सर्टिफिकेट की स्कीम, COC स्कीम कहते हैं, वो है। विभिन्न तरीके की 10 स्कीमें हैं जो कि डिटेल्ड में अगर आप जानना चाहें तो भारतीय मानक ब्यूरो का जो रेगुलेशन है आप पढ़ें, उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो आम स्कीम जो हर एक की जबान पर रहती है वो ISI स्कीम है। जी, अब बात करते हैं कि चुनौतियां क्या आपके सामने हैं और किस तरह से उनसे निपटते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो मैं ये खुद ही महसूस करता हूँ कि जो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए क्वालिटी को लेके, और इनफैक्ट मैं अगर बताऊं तो भारतीय मानक ब्यूरो का तो उद्देश्य यही है कि जो हमारे उपभोक्ता हैं वो अपने अधिकारों से वंचित न रह जाएं और उनको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज और प्रोडक्ट मिले। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी जन प्रसार कर सके। इनफैक्ट आज आपका रेडियो चैनल भी एक माध्यम बन रहा है कि लोग हमें सुन पा रहे हैं और समझेंगे कि भारतीय मानकों की क्या उपयोगिता है उनके जीवन में। परंतु इसके अलावा भी हम लोगों को समय समय पर कई तरह की कंप्लेंट्स आती हैं कि किसी मैन्युफैक्चरर ने जो उत्पाद बनाया वो मानकों के आधार पर नहीं खरा उतरा, उपभोक्ता उससे संतुष्ट नहीं था। तो ये चैलेंजेस हमें रेगुलर मिलते रहते हैं। कई ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पर कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, स्कीम का मिसयूज हो रहे हैं। तो जहां पर जिस तरह का भी कोई अगर ये हमारे सामने चैलेंज आता है तो उसका समाधान देने के लिए हमारे पास जो भी संवैधानिक प्रावधान हमारे अधिनियम में दिए गए हैं, उसमें दंडात्मक कार्रवाई तक का दिया गया है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट भी है, फाइन भी लगते हैं। वो उस तरह की कार्रवाई रेगुलर एनफोर्समेंट रेड के माध्यम से, लीगल प्रोसीडिंग के माध्यम से करते रहते हैं। जी, अब बात करते हैं कि वैश्विक मानकों के सामने हमारे जो भारतीय मानक है वो कहाँ तक ठहरते हैं, उनके साथ समायोजित करने की आपकी रणनीति क्या है? मुझे आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पिछले 2 साल से हमारे विभाग ने ये प्रयास किया है कि सन 2000 से पहले का जो भी मानक है वो अब हमारे बीच में ना रहे, क्योंकि एक समय जरूर आया था जब इसमें थोड़ा सा स्थायित्व आ गया और इस पे ज़्यादा रिव्यू हम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी सन 2022 से ऑलमोस्ट जितने भी हमारे मानक हैं, मैं अपने उपभोक्ताओं को बताना चाहूँगा कि भारतीय मानक ब्यूरो ने 22,000 से ज़्यादा मानक स्थापित किए हुए हैं विभिन्न उत्पादों के और सेवाओं के। अब जैसे आपने पूछा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मानक भी हैं उनके सिमिलरली, तो भारतीय मानक ब्यूरो का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हमारे मानक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानक से कम ना रहे। इसके लिए निरंतर इनका जो है समीक्षा होती रहती है, इनका रिव्यू होता रहता है। और जब मैंने आपको बताया कि जो हमारी तकनीकी समितियां हैं हमारे मुख्यालय से जो कार्य कर रही हैं अलग अलग क्षेत्र में, वो समय समय पर जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे ISO के हैं या IEC के हैं या ITU के हैं या ASTM के हैं, अलग अलग आपको पता है विश्व में अलग अलग जो हैं स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके हैं, उन सभी को वो समीक्षा करती है, समायोजित करने के लिए प्रयास करती है, जिससे कि भारतीय मानक किसी भी मायने में किसी से कमतर ना आंका जाए। जी, अब बात करते हैं कि तकनीकी और इनोवेशंस की, तो क्या उसके अनुरूप आपने इसे अपडेट किया है अपने मानकों? बिल्कुल, देखिए सबसे एक अच्छी बात जो हमारे उपभोक्ताओं को जानने को मिलेगी कि भारतीय मानक ब्यूरो आज 100% डिजिटल मोड में काम कर रहा है। हमारे जो भी मानक हैं, सबसे अच्छी बात ये हुई पिछले 2 साल में कि वो अब फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। हमारे उपभोक्ता हमारी जो वेबसाइट है BIS.gov.in, वहाँ जाकर मानकों को डाउनलोड कर सकते हैं, उनको
पढ़ सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास यही रह रहा है कि हम किसी भी तरीके से इस तरह के प्लेटफॉर्म डेवलप करें नए नए तकनीकी के हिसाब से। जैसे आपको मैं बताऊं, अब हमने एक BIS केयर ऐप जो मोबाइल में एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पे उपलब्ध है उसको बनाया। उसका मैंने फायदा पिछले 1-2 साल में ये देखा है कि अब हम किसी भी अगर संवेदीकरण कार्यक्रम या जागरूकता कार्यक्रम में उपभोक्ताओं से या हमारे स्टेक होल्डर से मिलते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि सर इस ऐप का उपयोग हम रोज करते हैं ये जानने के लिए कि जो भी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पाद है वो सही है या गलत है। तो तकनीकी को हमने अपने कल्चर में उसको जो है पूरी तरीके से जैसे कहते हैं ना घोट के पी लिया है। और रही बात जो नए नए तकनीकी आजकल वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पे भारतीय मानक ब्यूरो एक लीड लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक बनाने की दौड़ में सबसे आगे है। जी, तो जैसे खुद ही आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या मशीन लर्निंग है, इसका भी उपयोग आप लोग कर रहे हैं जी। अब जानना चाहते हैं जो उपभोक्ताओं से शिकायतें आपको मिलती हैं तो उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे दर्ज करते हैं और कैसे मानकों को बेहतर बनाने में उससे आपको मदद मिलती है? जी देखिए, जिस तरह की सेवाएं हम लोग दे रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जो भी हमारा उपभोक्ता है वो किसी भी मायने में त्रसित ना हो किसी भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से या हमारी सर्विसेज से। तो उनको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है जो आपको मैंने अभी बताया BIS केयर ऐप का, जिसमें बहुत ही सहज भाव में अगर वो वहाँ पर उसको ओपन करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में तो एक डायरेक्ट लिंक उनको दिखता है जिसमें वो कंप्लेन अपनी रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे ही वो किसी भी वस्तु या सेवा के बारे में कंप्लेन रजिस्टर करेंगे, इमीडिएटली जो हमारा भारतीय मानक ब्यूरो का जो नोडल डिपार्टमेंट है जो कंप्लेन मैनेजमेंट देखता है उसको ये नोटिफिकेशन मिल जाता है और त्वरित कार्रवाई उस पर शुरू हो जाती है। मैंने आपको शायद ये भी बताया कि जो हमारा अधिनियम है उसमें प्रावधान दिए हैं कि अगर कोई भी कंप्लेन आती है तो उस पर जो उचित कार्रवाई है दंडात्मक वो भी की जाए। तो इस टूल के बनने से इसमें काफ़ी मैं कह सकता हूँ तेज़ी आई है और हमारे जो उपभोक्ता हैं वो अब आज के समय में मुझे लगता है बहुत संतुष्ट महसूस करते हैं कि जब कोई उनकी कंप्लेन है अगर वो टाइमली रिड्रेसल हो जाए तो मुझे लगता है इससे बढ़िया तो कोई बात होगी नहीं। आपने कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक करना आपकी सबसे बड़ी चुनौती है, तो प्रचार प्रसार के लिए आप क्या करते हैं? क्या शैक्षिक कार्यक्रम भी हैं आपकी कार्यशालाएं इत्यादि? जी बिल्कुल, हम लोग आज के समय में क्योंकि जागरूकता का अभाव तो आप समझते ही हैं, देश इतना विस्तृत दायरे में है कि हर एक कोने तक जाना कभी कभी असंभव हो जाता है, परंतु फिर भी भारतीय मानक ब्यूरो ने बीड़ा उठाया कि जो हम सेवाएं दे रहे हैं क्या वो सेवाएं उनके उचित जो भी भाई उपयोग करता है उन तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। तो इसके लिए हमने जो संवेदीकरण और जागरूकता कार्यक्रम है उनमें बहुत ही तेजी लाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत 2-3 साल में शायद ही कोई राज्य स्तर पर स्टेट लेवल डिपार्टमेंट होगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिला स्तर पे जो हमारे विभाग हैं, विभिन्न विभागों की हम कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो हमारा जो नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ऑन स्टैंडर्डाइजेशन नोएडा में स्थापित है, वहां पर सेंट्रली कराई जाती है। उसके अलावा भी हम अलग अलग डिपार्टमेंट के खुद के उनके जो ऑफिस है वहां जाकर भी उनको जागरूक करते हैं। इसके अलावा जो आम जनता है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए रेगुलर निरंतर हम लोग जो है कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। एनजीओ हैं उनके साथ हम जुड़े हैं, उनको हमने हमारा साथी बनाया है एज ए रिसोर्स पर्सन। उन लोगों के सहयोग से हम आम जन के हर एक जो भी उनके अंदर कौतूहल है या जो उनके अंदर सवाल है उनको सॉल्व करने के लिए, उन तक जुड़ने के लिए इनका सहयोग ले रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो आज के समय में न केवल आम उपभोक्ता तक बल्कि शैक्षणिक संस्थानों की अगर हम बात करें या ग्राम पंचायतों की बात करें तो इनके स्तर पर भी बहुत जागरूकता कार्यक्रम कर रहा है। मुझे आपको बताते हुए वाकई में हर्ष होगा कि देशव्यापी स्तर पर जितने भी शिक्षा से संबंधित विभाग हैं या संस्थान हैं, उन सब लोगों ने खुले हाथ हमें इसका न्योता दिया कि आप आए, हमारे विद्यार्थियों को, हमारी फैकल्टीज को अवेयर करें भारतीय मानकों के बारे में। इसी तरीके से जब ग्राम पंचायत की मैं बात करूं तो जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है पूरे देश में, इंक्लूडिंग हमारा उत्तराखंड में, वहां पर हमें बहुत ही सहयोग मिला विभागों से। और उसके बाद हम आज हर ग्राम पंचायत से भी जुड़ गए हैं, हर एक किसान को हम जागरूक कर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने विस्तृत दायरे में जागरूकता कार्यक्रम की एक मुहिम चलाई जा रही है। जी, अगर हमारे मानक बेहतर होंगे, उनका समय से विकास होगा, उसमें संशोधन होंगे और उच्च गुणवत्ता वाले अगर हमारे उत्पाद होंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे व्यापार को संवर्धित करेगा जी, और हमारा जो व्यापार होगा सरल और सुगम हो जाएगा। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो उपभोक्ता हैं और जो
उद्योग हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश है आपका उनके लिए? देखिए, मुझे बहुत ही हर्ष है इस बात का कि आज मुझे मौका मिला है कि मैं आम जन से जुड़ पा रहा हूँ रेडियो के माध्यम से। और ये बात मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि जो भारतीय मानक ब्यूरो का संकल्प है, जो कमिटमेंट है, वो ये हमेशा रहेगा कि ना केवल उपभोक्ता हमारा जो है हमारी सेवाओं से संतुष्ट रहे, परंतु जो सेवाओं देने में हमारी साथ में जुड़ा हुआ है, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, जो हमारा उत्पाद करता है, वो भी मानकों की उपयोगिता को समझे। तो हमारा संदेश हमेशा ये रहा है और जो भारतीय मानक ब्यूरो का कमिटमेंट भी है कि चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, सभी लोग आपस में सामंजस्य बिठाकर ऐसे मानकों को समझे जो उनके उपयोग में आ रहे हैं और जिनसे उनको लाभ हो सकता है। और वाकई में आपने जो बहुत ही प्रासंगिक सवाल किया कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा उत्पाद है, अगर वो ढंग से बनेगा ही नहीं तो ऑब्वियस बात है कि वो हमारा कंज्यूमर सही प्रोडक्ट लेने से वंचित रह जाएगा। तो राइट सिंस इंसेप्शन टिल दी एंड, पूरी प्रोसेस में हम ये चाहते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर हो, चाहे हमारी इंडस्ट्री हो, चाहे हमारे कंज्यूमर हो, सब लोग इस मुहिम में जुड़े, मानकों की उपयोगिता को समझे और अपना योगदान भी दें। जहां उनको लगता है कि कोई मानक आज के समय में प्रासंगिक नहीं है या जिसका अनुपालन करने में उनको कोई दिक्कत आती है, तो हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं, विभिन्न स्तर पर वो अपनी बात रख सकते हैं, जिससे कि उनमें कोई अगर रिवीजन लाना है और उसको और तर्कसंगत या न्याय संगत बनाना है तो हम उनके साथ हैं। तो सौरभ तिवारी जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने अपने विभाग के संबंध में और ख़ास तौर से उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिहाज से आपने जो बातें बताई उसका लाभ हमारे श्रोता उठाएंगे। और उद्योगों से भी आपने बात की है। जब हम एक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं तो उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है, हमारे उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों और जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको उच्च गुणवत्ता वाले जो उत्पाद हैं वो मिलें, ताकि हमारा जो जीवन स्तर है वो सुधरे और हम एक विकसित राष्ट्र बनने की श्रेणी में आगे बढ़ते जाएं। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।